I'm going to start next topic of our class 11 biology chapter cell the unit of life। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, सेल की थ्योरी के बारे में बताया था और सेल के टाइप्स के बारे में बताया था। एक्चुअली मैंने सेल के दो टाइप्स बताए थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसमें से प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, आज उसके बारे में हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के सभी फीचर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स वाइज देखते जाते हैं, नोट्स भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी और चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, दीज आर जनरली स्मॉल एंड डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, जनरली स्मॉल, ज्यादातर छोटे होते हैं, एंड डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। आप अगर याद करें लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक वर्ड की मीनिंग बताई थी। प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, प्री जो कि पूरी तरीके से डेवलप ना हो, और क्या ना डेवलप्ड हो, कैरियो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल्स जिनकी न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, उन्हें हम कौन से सेल कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना यानी कि डिवाइड करना। सेल्स बढ़ते कैसे हैं, आप जानते हैं, सेल्स डिवाइड करके बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करके बढ़ते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सेल्स के अंदर, क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता है, ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, दे हैव सम स्मॉलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इनके पास कुछ छोटे डीएनए होते हैं, स्मॉलर डीएनए, और उसके साथ साथ क्या चीज होती है, जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, ऐसे डीएनए जिनके अंदर जीन हो। तो इनके पास कुछ स्मॉलर डीएनए होते हैं और साथ में जीनोमिक डीएनए होता है, और जीनोमिक डीएनए को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड कहा जाता है। दे हैव सम स्मॉलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्मॉलर डीएनए होते हैं और उनके साथ साथ कुछ जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दिस प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। अब देखिए अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके एग्जांपल्स क्या आते हैं, सभी तरह के बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गेस, पीपीएलओ, और फिर हमारा जो माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, वो सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ज्यादातर बैक्टीरियाज आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, दिस प्लाज्मिड डीएनए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए यानी कि जीनोमिक डीएनए होता है, इट कन्फर्स सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। इसके अंदर कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कि कुछ ट्रेट्स यानी कि मतलब कि जो दूसरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक आए हुए कैरेक्टर्स, ऐसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ये प्लाज्मिड डीएनए कैरी करता है, जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, वो कैरेक्टर्स कौन कैरी करता है, ये प्लाज्मिड डीएनए कैरी करता है, और ये प्लाज्मिड डीएनए जो कैरेक्टर्स कैरी करता है वो सर्टेन बैक्टीरिया के ऊपर विजिबल होता है, दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन सेल्स के अंदर एक अलग तरह का सेल मेम्ब्रेन का फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स नाम की एक और सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और किस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बन करके, यानी कि मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ही एक फोल्डेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये फोल्डेड मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, मीजोसोम। और ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है कि इनके अंदर एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मीजोसोम, और किस तरह से प्रेजेंट होती है, विच इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है।
फिर दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई प्रोकैरियोटिक सेल्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, इनका जेनेटिक मटेरियल ओपन नहीं होता है, नेकेड होता है, छुपा हुआ होता है। दे हैव सम स्मॉल, इनके पास स्मॉलर डीएनएस भी होते हैं और उनके साथ साथ कुछ जीनोमिक डीएनएस भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, जीनोमिक डीएनए का नाम प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ये कुछ स्पेशलाइज्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कैरी करता है, जो कि उस सर्टेन बैक्टीरिया के ऊपर विजिबल होते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनका जो स्पेशल पॉइंट या स्पेशल फीचर है वो ये है कि इनके पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, और ये मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग बन करके प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स फीचर्स। अभी तक आपने प्रोकैरियोटिक सेल के सभी फीचर्स को देख लिया, उसे समझ लिया। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि आखिर इस प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर में जो पहली चीज हम स्टडी करेंगे वो है सेल एनवलप। ठीक है, सेल का एनवलप, एनवलप का मतलब होता है बाहर की कवरिंग। जैसे कोई कार्ड होता है, कार्ड के बाहर का एनवलप, ठीक उसी तरीके से सेल के ऊपर का एनवलप, यानी कि उसकी बाहर की कवरिंग कैसी होती है। तो सेल एनवलप का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दे हैव कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल एनवलप होता है, सेल कवरिंग होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की तरह सिंपल एक या दो लेयर की नहीं बल्कि तीन तीन लेयर की कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप की कवरिंग होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टाइटली बॉन्डेड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। और इस सेल एनवलप का टाइटली बॉन्डेड यानी कि तीनों लेयर्स जो है इनकी थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, तीनों लेयर्स इसकी टाइटली बॉन्डेड होती हैं, आपस में इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, कौन कौन सी थ्री लेयर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन लेयर्स हैं, सबसे ऊपर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों ही लेयर्स एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, और ये तीनों लेयर्स अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं बल्कि एक साथ मिलकर के एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। फिर अब ये चीजें आपको समझ में आई कि तीन लेयर्स हैं टाइटली बॉन्डेड, और कौन कौन सी तीन लेयर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये तीनों लेयर्स अलग अलग दिखाई नहीं देती हैं बल्कि एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन करके काम करती है। ठीक है, अब एक एक का फीचर देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स में बी इन फॉर्म ऑफ लूज शीट। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी बहुत तरह के बैक्टीरियाज आते हैं और सभी बैक्टीरियाज एक तरह के नहीं दिखते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि एनिमल्स तो बहुत है लेकिन सब एनिमल्स एक तरह के नहीं होते, सब में कोई ना कोई डिफरेंस है। उसी तरीके से बैक्टीरियाज में भी कोई ना कोई डिफरेंस है। अब एक सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो ये बाहर की कवरिंग, ग्लाइकोकैलिक्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। पहला डिफरेंस मे बी इन फॉर्म ऑफ लूज शीट। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। किस फॉर्म में, लूज शीट के फॉर्म में। और अगर ये लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है मे बी थिक टफ कवरिंग। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये लेयर थिक और टफ कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, मोटी और टफ यानी कि हार्ड कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, और उस कवरिंग को हम क्या कहेंगे, कैप्सूल। थिक एंड टफ कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल के भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। कैप्सूल कैसा होता है, अगर आप मेडिसिन वाले कैप्सूल की बात करें तो अंदर उसके पाउडर या जो भी मटेरियल फिल्ड होता है और ऊपर से उसकी हार्ड कवरिंग होती है। कुछ उसी तरीके से इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर भी अगर कोई कैप्सूल प्रेजेंट होता है तो वो कैप्सूल कैसा होता है, थिक और टफ कवरिंग होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, इट प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट डेसिकेशन, वायरस अटैक एक्सेट्रा। ये सेल्स, अब इसका रोल क्या है, क्या इसका मेन फीचर है या क्या इसका फंक्शन है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, डेसिकेशन से। डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस। क्या मतलब है इसका, वाटर लॉस, सेल के अंदर से वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, इस चीज से ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज वायरस अटैक, किसी भी फॉरेन बॉडी वायरस के अटैक से ये सेल को
प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फीचर था किसका, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे फर्स्ट लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स, उसका फीचर आपने देख लिया। अब नेक्स्ट लेयर है हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी दूसरी लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल हमारी सेकेंड लेयर थी। इसके क्या फीचर्स है, देखिए सेल वॉल किसी भी चीज की हो सकती है, सेल्यूलोज की भी हो सकती है, काइटिन की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी सेल वॉल हो सकती है। तो सेल वॉल का कोई फिक्स मटेरियल नहीं है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज में, डिफरेंट सेल्स में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन बदलता रहता है। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, प्रोटेक्ट सेल, मेंटेनेंस शेप। देखिए पहला चीज तो ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप जानते हैं सेल वॉल हार्ड होती है, तो ये बाहरी चीजों से सेल को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज मेंटेन इट शेप, हार्ड होने की वजह से ये सेल का शेप भी मेंटेन करके रखती है। अब अगर आप देखें तो कोई हार्ड चीज है तो वो आसानी से डिमोल्डेबल नहीं होगी। जैसे कि अब ये मार्कर है, ये हार्ड है तो ये डीमोल्डेबल नहीं है, मैं इसे मोल्ड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी अगर कोई सॉफ्ट चीज रहती, मान लीजिए रबड़ है, रबड़ का पीस जो है उसे हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, उसका शेप खींच के बदल सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड चीज होगी तो वो हमेशा अपना शेप मेंटेन करके रखेगी। क्या ये मार्कर अपना शेप रोज रोज बदल रहा है, क्या मेरे टच करने से बदल रहा है इसका शेप, नहीं, ये हार्ड है इस वजह से इसने अपना शेप मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो सेल वॉल जो है ये सेल का शेप मेंटेन करती है। सेल का इनर मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस वजह से बाहरी मटेरियल सेल वॉल उसका शेप मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट इन स्ट्रेंथ टू इट। पहले और दूसरी चीज क्या है, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही स्ट्रेंथ यानी कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। फिर प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। देखिए एक सिंगल सेल है तो वो आसानी से टूट सकता है, ब्रस्ट कर सकता है। ब्रस्ट करना यानी कि फूट जाना है। जैसे कि कोई बॉम्ब होता है, बॉम्ब क्या करता है, ब्लास्ट करता है या ब्रस्ट करता है। ठीक है, ब्रस्ट करना या कोलैप्स कर जाना, अचानक से टूट जाना, इन दोनों ही कामों से ये जो सेल वॉल है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। ना तो सेल को ब्रस्ट होने देती है, ना ही कोलैप्स होने देती है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में। अब हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर था यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट मैंने यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह मीजोसोम लिखा है। क्यों लिखा है आप याद करिए, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर बताया था कि इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मीजोसोम की इनफोल्डिंग में प्रेजेंट होती है। किस तरह से, मीजोसोम नाम की लेयर की इनफोल्डिंग में प्रेजेंट होती है। एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह मीजोसोम लिख सकते हैं। देखिए मीजोसोम क्या है, फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये मीजोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से, उसकी इनफोल्डिंग से बना हुआ होता है। दूसरी चीज मे बी इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, वेसाइकल्स, लैमिला या ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, लैमिला के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये दो तीन स्ट्रक्चर इसके दिए हुए हैं कि ये मीजोसोम जो है ये अलग अलग फॉर्म्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर दूसरी चीज क्या है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब इसके फंक्शंस क्या है, क्या काम ये करता है, तो पहली चीज सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपिंग। ठीक है, डीएनए आप जानते हैं कॉपिंग होता है डीएनए, तो डीएनए की कॉपिंग में भी ये जो मीजोसोम है ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डॉटर सेल्स, और डॉटर, देखिए डीएनए की कॉपी होने तक केवल काम खत्म नहीं हो जाता है। डीएनए की कॉपी होने के बाद जो न्यू डॉटर सेल यानी कि जो पहली सेल थी उससे डिवाइड हुई सेल्स में इन जो डीएनए है इनका ट्रांसफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मीजोसोम है ये डॉटर सेल्स तक डीएनए की कॉपी को, डीएनए की कॉपीड फॉर्म को, फोटोकॉपीज को वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये फीचर हो गया सेल वॉल का और मीजोसोम्स का, ये फीचर्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको सेल वॉल के सेल एनवेलप की टोटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइप। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरियाज को कंटेन करता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं।
ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप। सेल एनवलप की वजह से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये ग्राम क्या है, तो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग का एक प्रोसेस होता है। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस में सेल के ऊपर जब स्टेन्स डाली जाती हैं तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो उन स्टेन्स को अटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ों के ऊपर अगर कोई कलर डालते हैं तो वो कपड़े उसको अटेन कर लेते हैं, तुरंत कैरी कर लेते हैं, ठीक है, और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक दो बार वॉश करने के बाद वो कलर जाता है। बट आप इमेजिन करिए अगर कोई प्लास्टिक का पीस है, प्लास्टिक के पीस के ऊपर, प्लास्टिक या जो जनरली पॉली बैग्स यूज किए जाते हैं, उन पॉली बैग्स के ऊपर आप लिक्विड कलर डालिए और उसके बाद उसको रब कर दीजिए किसी क्लॉथ से, तो वो कलर हट जाता है। ठीक है, तो वो जो प्लास्टिक बैग था उसने उस स्टेन के, उस कलर के स्टेन को उसने अपने ऊपर नहीं लिया, जबकि उस क्लॉथ के पीस ने उस स्टेन को अपने ऊपर ले लिया। तो जो ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टेनिंग का प्रोसेस आप जानते हैं, जब भी किसी सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर उसके ऊपर स्टेन्स डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया उन स्टेन्स को अपने ऊपर ले लेते हैं, उन स्टेन्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब करना, देखिए जो एब्जॉर्ब कर लेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर लेते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो अपने ओरिजिनल कलर में मेंटेन रहते हैं, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया का डिवीजन है ये किसके बेसिस पे है, सेल एनवलप के बेसिस पे, सेल एनवलप के बेसिस पे, एनवलप। ठीक है, सेल एनवलप के बेसिस पे ये दो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सेल एनवलप के ही बेसिस पे क्यों, देखिए कोई भी चीज की आउटर कवरिंग ही उसके ऊपर स्टेन को डिपेंड करेगी। जैसे अब कोई प्लास्टिक का बैग है और कोई कपड़े का बैग है, ठीक है, प्लास्टिक का बैग और कपड़े का बैग, प्लास्टिक के बैग के ऊपर आप कलर डालिए वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जबकि कपड़े का बैग क्या है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लास्टिक के बैग के अंदर कोई भी चीज रखी हो, क्या वो उसको अफेक्ट करेगा, वो जो स्टेन था अगर वो प्लास्टिक के ऊपर गिरेगा तो वो उसके अंदर के मटेरियल को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि एब्जॉर्ब करना या ना करना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, बाहरी कवरिंग पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो बैग्स लिए, ये रेड वाला क्या है, ये प्लास्टिक बैग है, ठीक, प्लास्टिक बैग है ये, जबकि एक ग्रीन कलर का बैग हम लेते हैं, ये ग्रीन वाला क्या है हमारा, ये क्लॉथ बैग है, ठीक, क्लॉथ बैग है ये। इसके ऊपर अगर मैं प्लास्टिक वाले बैग के ऊपर अगर मैं ब्लैक कलर डालूं, ब्लैक लिक्विड कलर मैंने डाला, उसके बाद इसको क्लॉथ से रब करके हटा दिया, इसके ऊपर से सारे कलर्स हट गए। जबकि क्लॉथ बैग के ऊपर अगर मैं कलर डालूं तो इसमें कोई ना कोई स्टेन रह जाएगा, ठीक है, ये स्टेन हटेगा नहीं उसके ऊपर से। अगर मैं इसको क्लॉथ से रब कर दूं तो ये हट जाएगा, बट ये बिना वॉश किए हुए नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो क्लॉथ बैग है ये अपने ऊपर उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि प्लास्टिक बैग नहीं एब्जॉर्ब करेगा। अब ये मैंने ये तो चीज नहीं बताई कि इन क्लॉथ बैग के अंदर क्या रखा था या प्लास्टिक बैग के अंदर क्या रखा था, क्योंकि मुझे मतलब मैंने स्टेनिंग की है, स्टेनिंग से मुझे केवल इसकी बाहरी कवरिंग से मतलब था, ठीक है, कि बाहर की कवरिंग स्टेन को एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है। तो बाहर की ही कवरिंग क्या है, यानी कि सेल के ऊपर का ही एनवलप ये डिसाइड करेगा कि वो स्टेनिंग लेगा या नहीं लेगा। तो इसीलिए इसी बेसिस पर, सेल एनवलप के ही बेसिस पर हमने दो कैटेगरीज बैक्टीरियाज की बनाई, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो कि ग्राम स्टेनिंग का स्टेन अपने ऊपर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरी चीज ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव का मतलब है कि वो स्टेन को नहीं लेता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये दो टाइप्स हो गए बैक्टीरियाज के, किस बेसिस पर, सेल एनवलप के बेसिस। तो अब तक आपने क्या चीजें देखी, सेल एनवलप के बारे में सारी चीजें देखी, सेल एनवलप का स्ट्रक्चर, उसका फीचर, और अब उसके बेसिस पर बैक्टीरियाज के दो टाइप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में जाना।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बैक्टीरिया। देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या हम लोग मूव करते हैं, मोशन करते हैं? सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मोशन करते हैं। किसकी हेल्प से? अपने लेग्स की हेल्प से मोशन करते हैं। हम अपने लेग्स की हेल्प से चलते हैं। तो ये जो मोशन के लिए हमारे पास तो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है। हम मल्टी सेल्यूलर हैं। हर एनिमल के पास लेग्स प्रेजेंट होते हैं मूव करने के लिए। इंसेक्ट्स के पास भी छोटे छोटे लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोगों के पास तो मोशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है वो कैसे मोशन करता है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब उसके पास एक ही सेल है तो वो मोशन कैसे करेगा? उसके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं मोशन के लिए, एक ही सेल है, उसी से वो अपने सारे फंक्शन कर रहा है। तो क्या उस एक सेल से वो मोशन भी कर सकता है? ऑफ कोर्स यस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो उसी एक सिंगल सेल्स में वो मोशन कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर सेल देखिए, और ये जो भी ऑर्गन प्रेजेंट हो गए या जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा उनकी बॉडी में मोशन के लिए, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? इसी सेल एनवलप के ऊपर प्रेजेंट होगा, बाहरी कवरिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो इसी बाहरी कवरिंग के ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पर, या हम कहें तो बैक्टीरिया के मोशन के बेसिस पर, बैक्टीरिया को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। बैक्टीरियाज के मोशन के बेसिस पर उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोटाइल बैक्टीरियाज एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। मोटाइल बैक्टीरियाज का के पास क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑन सेल वॉल। इनके सेल वॉल के ऊपर एक थिन पतला सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? इनकी सेल वॉल के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है फ्लैजिला, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। क्या 3 पार्ट्स हैं इस फिलामेंट के? सॉरी, इस फ्लैजिला के? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट्स हो गए किसके? इस फ्लैजिला के। अब इसमें से जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड आउटसाइड। बाहर की तरफ निकला हुआ लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जो मोटाइल बैक्टीरियाज होता है उसके पास मोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है उसके सेल वॉल पर, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, जिसमें से जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो ये था हमारा मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में। अब दूसरी चीज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो कि मूव नहीं कर सकता है। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या एक्सटेंशन प्रेजेंट है? तो इसके पास पाइली या फिर फिम्ब्री नाम के 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। या तो पाइली प्रेजेंट हो गए या फिर फिम्ब्री। पाइली का क्या फंक्शन होता है या क्या स्ट्रक्चर होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो पाइली होता है ये इलोंगेटेड यानी कि लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। किस चीज से बना हुआ? स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक ब्रिस्टल, जो पतली ब्रश पे क्या प्रेजेंट होती है? ब्रिस्टल प्रेजेंट होती है, बहुत पतली पतली फाइन हम कहते हैं एक्सटेंशन, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिस्टल कहते हैं। तो फिम्ब्री क्या होती है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है जो कि सेल के बाहर की तरह स्प्राउटेड होता है। स्प्राउट्स क्या होते हैं? बाहर निकले हुए, यानी कि सेल से बाहर निकले हुए बहुत छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं। तो ये था मोटाइल के बारे में। और नॉन मोटाइल के बारे में, मोटाइल बैक्टीरिया जो कि मूवेबल होते हैं, इनके पास मोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, और जिसमें से फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर नॉन मोटाइल जो कि नॉन मूवेबल होते हैं, मोशन नहीं कर सकते हैं, इनके पास या तो पाइली प्रेजेंट होगी या फिर फिम्ब्री प्रेजेंट होगी। पाइली क्या होती है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जबकि फिम्ब्री की बात करें तो फिम्ब्री छोटा छोटा स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर होता है जो कि सेल के बाहर स्प्राउट्स की तरह से निकला हुआ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि सेल एनवलप के बारे में था, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज हमने देख ली। आगे मैं आपको इसका एक प्रॉपर फिगर भी दिखाती हूँ कि मोटाइल बैक्टीरिया का बाहर का सेल एनवलप कैसा होता है और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया का।
अब तक आपने प्रोकैरियोटिक सेल के पहले स्ट्रक्चर सेल एनवलप के बारे में सारी चीजें जानी, ठीक है। अब एनवलप के अंदर जो मटेरियल फील्ड है यानी कि साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जो भी मटेरियल है इसके साइटोप्लास्ट के अंदर है। तो साइटोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस का मटेरियल होगा यानी कि क्रोमैटिन वगैरह प्रेजेंट होगा, और उसके बाद जो दूसरी चीज प्रेजेंट होती है वो है राइबोसोम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, लैक मैनी सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स जो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स लैक करते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज, कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। और दूसरा इसका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो है राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनके अंदर प्रेजेंट राइबोसोम होता है वो फ्रीली नहीं मूव करता है सेल के अंदर, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका साइज क्या होता है, राइबोसोम का साइज है हमारा 15 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के बीच में राइबोसोम का साइज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, और कौन कौन सी 2 सब यूनिट्स, 50S एंड 30S। 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम एक साथ मिलकर के बने हुए होते हैं, तो ये 80S राइबोसोम बनाते हैं। और जब ये अलग अलग ना होकर के एक ही यूनिट में प्रेजेंट होते हैं तो वो 70S राइबोसोम बनाते हैं, which when present together form 70S राइबोसोम। ये अलग अलग ना होकर के अगर एक ही राइबोसोम बनाते हैं तो वो कौन सा राइबोसोम बनाते हैं, 70S राइबोसोम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सम राइबोसोम में अटैच टू एमआरएनए। कुछ जो मैक्सिमम राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसके साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन कुछ राइबोसोम्स में अटैच टू एमआरएनए, कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एमआरएनए के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एमआरएनए के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, एंड फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। ये एमआरएनए के साथ कुछ राइबोसोम्स जुड़ करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, राइबोसोम ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन। अब ये चेन बनाने का फायदा क्या है, क्या फंक्शन हुआ है इस चेन का, इस पॉलीराइबोसोम का, तो ये जब राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच होकर के पॉलीराइबोसोम बना लेता है तो वो काम क्या करता है, राइबोसोम ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन। वो एमआरएनए को धीरे धीरे प्रोटीन में चेंज करता है। ट्रांसलेट करना यानी कि एक जगह से, ट्रांसलेट करना यानी कि जो ओरिजिनल चीज है उसको दूसरी चीज में चेंज करना, यानी कि एमआरएनए को ये प्रोटीन में चेंज कर देता है। तो जब राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच होगा तो वो उसको प्रोटीन में चेंज कर देगा। तो ये था साइटोप्लाज्म के बारे में और राइबोसोम के बारे में। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल हमने राइबोसोम के बारे में देखा। अब कुछ अदर स्ट्रक्चर्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन सेल। एक्चुअली ये इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं ये सेल के अंदर रिजर्व्ड मटेरियल, मतलब बचा हुआ मटेरियल जो सेल के अंदर या फिर बचा के रखा गया हुआ मटेरियल सेल के अंदर होता है, उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, ये बिना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन के ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स। ये कुछ 3 तरह के इंक्लूजन बॉडीज हैं जो कि बिना मेम्ब्रेन की होती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती हैं। एक और बहुत ही स्पेशल पॉइंट जो है वो ये है, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इंक्लूजन बॉडीज के अलावा कुछ गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सब में नहीं प्रेजेंट होती। किसके किसके में प्रेजेंट होती हैं, ब्लू ग्रीन पर्पल, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज।
किन किन बैक्टीरियाज के अंदर, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स का। स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स बताए, फिर उसके स्ट्रक्चर बताए, स्ट्रक्चर में सेल एनवलप के बेसिस पर सेल के टाइप्स, फिर सेल एनवलप के ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैक्टीरिया के दो टाइप्स बताए मैंने आपको, मोटाइल, नॉन मोटाइल। फिर अदर और आगे का स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का, साइटोप्लाज्म के अंदर का स्ट्रक्चर, राइबोसोम और फिर इंक्लूजन बॉडी। ये पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।